हमने डाली है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलिए, इतना आपको पता है कि कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर? अब सपोज कीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है और ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर टकराता है, इधर आता है, कोई इधर जा रहा 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 है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही कह दो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। अभी भी रूम टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के अंदर मिलने वाले समस्त इलेक्ट्रॉन किसी न किसी स्पीड से मूव करते हैं। उस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। बट कोई करंट हमें नहीं मिलती है। करंट चार्ज का फ्लो है, बट अभी भी आपको कोई नेट करंट देखने को नहीं मिलती है। ये एक बात होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसको लिख लीजिए यहां पर और बना लीजिए, और यहीं पर आपके पास इमोबाइल आयंस बना लीजिए। तो कह सकते हो इट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास इमोबाइल आयन, और लिखिए एट रूम टेम्परेचर free electrons possess thermal velocity due to surroundings temperature या due to room temperature, whatever, due to temperature. This velocity of the electrons is called as thermal velocity. These electrons moves in random direction. ब्रैकेट में लिखिए assume u1, u2, u3 and so on. ये उनकी वेलोसिटी हमने मान ली। जो इनकी वेलोसिटी है, किसी की u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, किसी की u4 है, सब अलग अलग वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। their average velocity u average u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे करते हुए हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, इज 0। देयर एवरेज वेलोसिटी, और ये निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कर दीजिए 0 है। hence no current is observed. तो इसीलिए किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो रहते हैं, बट आप उसको पकड़ करके देखोगे तो आपको करंट कभी भी नहीं लगेगा। अब क्या करा हमने, इस वायर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब जैसे ही मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, यानी कि बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा यहां हो जाएगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये इन इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में
खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे। हालांकि डायग्राम गलत है, बट अभी आप बनाइए, करेक्ट में बता दूंगा करेक्ट क्या है। इस तरफ जाने लग जाते हैं और अब आपको करंट मिलता है। बनाइए इसको। When an external source of potential difference is applied, then these electrons are drifted. These electrons are drifted. मतलब इनको जबरदस्ती खींचा जाता है, जाना ये नहीं चाह रहे थे बट इसको खींचा गया है जबरदस्ती, in the direction of higher potential. In the direction of higher potential. And produce net current. And produce net current. ओके, अब यहां पे एक छोटा सा नोट लिखते हैं और दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना। रियलिटी है ये रियल पिक्चर है। इनसाइड द कंडक्टर, विदाउट एक्सटर्नल बैटरी, यानी कि कोई सोर्स नहीं लगाया आपने। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे टकराया, फिर ऐसा गया, इधर टकराया, फिर इधर गया। दैट इज अ रैंडम मोशन। ठीक है, अब मैंने बैटरी लगा दी। अब देखिए सेम है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर ये हाई पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आयंस तो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ये तो नहीं कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इसकी जो भी है। ये क्या करता है, अब इधर टकराया, टकराने के बाद ये गया था यहां पर, तो ये जाना इसको यहां चाहिए, फिर इसको यहां जाना चाहिए, फिर इसको यहां जाना चाहिए, बट ये जाएगा इधर। समझ रहे हो, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एकदम से नहीं मोड़ लेगा कि सबके सब एक लाइन में खड़े हैं और ऐसे जा रहे हैं, ऐसे के ऐसे, ऐसा नहीं होता। इनकी स्पीड, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद ये इसका पाथ थोड़ा बहुत ही चेंज कर पाती है। तो ये आपका जिगजैग पैराबोलिक मोशन होता है। एक्चुअली में तो ये पैराबोलिक होता है। तो ये थोड़ा सा अपने पाथ को छोड़ करके ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये तो जाएगा इधर ही फाइनली। बनाइए इसको, आगे चलते हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डेल्टा क्यू क्या होता है, नेट चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। नेट चार्ज बोला है, ऐसा नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो नेट आपके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा। तो किसी भी एरिया को नेट कितना चार्ज फ्लो होता है, तो क्यू की जगह आप ई लिखेंगे, राइट। एक ये बात, ये भी बना लेना कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो नेट आपको ये वाला कंसीडर करना है। हालांकि इतने क्वेश्चन देता नहीं, इतना घुस के नहीं जाता वो। आइए, और इसमें आप कह सकते हो
आई लिमिट डेल्टा टी ट्रेंडिंग टू 0, dq बाय dt। ठीक है, ये आपको पता ही है, छोटे से टाइम के लिए करोगे तो dq बाय dt। और ये कब लगाओगे? जब q t की टर्म्स में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे कि चार्ज की इक्वेशन 6t प्लस 4t स्क्वायर एन है, तो बताइए कितने टाइम पर 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, कितनी करंट फ्लो होगी। तो आप यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। इतना तो मैथ पढ़ ही लिया है आपने। लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए एक, जैसे कि इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अलग तरीके का दूंगा थोड़ा। चार्ज और टाइम का कर्व दे रखा है आपको, 5 कूलम। तीन सेकेंड, 5 सेकेंड। फाइंड नेट करंट फॉर 5 सेकेंड। ट्राई करना, इसको आई की जगह करंट कर लेना, 5 एम्पियर। फाइंड नेट चार्ज फ्लो फॉर 5 सेकेंड। हाँ, ये करना क्वेश्चन। मेरी एक बहुत पुरानी लाइन है कि जब भी ग्राफ का या कर्व का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दो चीजों के बारे में सोचिए, पहला उसका स्लोप, दूसरा उसका एरिया। किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हो आप dy बाई डी एक्स या डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स से, और एरिया निकाल सकते हो y इंटू एक्स। जैसे I और t का कर्व है तो इसका स्लोप किसको बताएगा? डी बाई डी टी। अब डी बाई डी टी तो कुछ होता नहीं है ना, हमसे पूछा है, और एरिया होगा I इंटू टी। मुझे पता है I होता है Q अपॉन टी, तो Q होता है I इंटू टी, यानी कि I इंटू टी इस कर्व का एरिया क्या बताएगा? चार्ज को बताएगा। तो मुझे यहां से पता लग गया कि अगर मैं इस कर्व का एरिया निकाल लूं तो मुझे चार्ज पता लग जाएगा। तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, सिंपली लिखूंगा एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स नेट चार्ज फ्लो। अब एरिया निकाल लूंगा, हाफ ट्रेपेजियम है ही सही, 5, और ये हो गया आपके पास 2, सम ऑफ द पैरेलल साइड करोगे ना, 5 प्लस 2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 5। कितना था? 17.5। हाँ, कूलम। आराम से देख लीजिए, और कोई बात है तो एक बार पूछ भी लेना, कोई जरूरी नहीं है, इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं हो तुम कि एक ही बार में सारी चीज समझ में आ जाए। ग्राफ का जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ दो चीजों के बारे में सोचना है, एक उसका स्लोप किस चीज को बताता है, दूसरा उसका एरिया किसको बताता है। तो स्लोप किसको बताता है ये आप पता कर सकते हो y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी से, और एरिया किसको बताता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा। यहां मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे चार्ज पता लग गया, मुझसे चार्ज पूछा मैंने निकाल दिया एरिया। हाँ, I होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और Q कितना होता है? अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है t टाइम तक, Q होता है N बाई टी
एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10th क्लास में पढ़ा ही होगा आपने ये, फ्लोइंग। और फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो आई का मतलब कितना चार्ज जा रहा है। अगर ये ऐसे करके ऐसे घूमता है, हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और टाइम पीरियड है टी। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस के सर्कल में घूमता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज कर लो, क्यू चार्ज खत्म कर लो, टाइम पीरियड टी है, तो बताइए करंट कितनी फ्लो करेगा, बताना जरा एक बार। चलिए मैं आपको करंट का मतलब समझा देता हूं एक बार। आई होता है क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही है करंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना ये तो। अब मुझे बताइए, अगर ये घूम करके इधर आता है और टाइम पीरियड है टी, तो टी टाइम में चार्ज कितना फ्लो करता है, समझना। मैंने टी का मतलब 2 सेकंड मान लो या 5 सेकंड मान लो, 5 सेकंड मान लो, यहां से चला 1 2 3 4 5 सेकंड में सिर्फ क्यू चार्ज ही यहां से निकला है ना, पर्टिकुलर जगह से। तो यहां से यहां इस वाली जगह को फिक्स कर लूं तो 5 सेकंड में यहां से कितना चार्ज आएगा? क्यू तो जाएगा 5 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना जाएगा? 2Q। 15 सेकंड में कितना जाएगा? 3Q, है ना। 30 सेकंड में क्यू चार्ज आएगा, और टी को मैं कहता हूं 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में क्यू चार्ज आएगा, 10 सेकंड में 2Q चार्ज आएगा इस पर्टिकुलर जगह से, और 15 सेकंड में 3Q चार्ज आएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि 30 सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो होगा, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू बाई टी, यही हो गया मेरे पास करंट। तो करंट का फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम पीरियड। हाँ, 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, तो आई हो जाएगा न्यू क्यू। तो ये होगा इस केस में करंट। क्या हो गया था रनो तेरे को इसमें, है भाई हीरो? और अगर टाइम पीरियड ना दे तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन वी। अगर मैं कह दूं ये चार्ज v स्पीड से जा रहा है, तो एक फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन वी, क्यू अपॉन 2 पाई आर वी भी हो जाएगा। लिखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in first orbit of hydrogen atom, calculate current in milliampere। आइए देखिए, नहीं होगा अभी आपको क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको। आइए, अब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो इस फॉर्मूले में q की जगह चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम, स्पीड 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर में चेंज कर लिया, ध्यान रखना।
2 पाई आर, आर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिया। जब इसको सॉल्व करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर आ जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में। आइए हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए इसमें क्या होता है ये, लिखिए electrons in a conductor, when electrons in a conductor experience an electric field due to potential difference, जो आप उसमें बैटरी लगाते हो उसकी वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, दे गेट ड्रिफ्टेड, दे गेट ड्रिफ्टेड, उनको ड्रिफ्ट लगता है, एंड अचीव्स सम वेलोसिटी, एंड अचीव्स सम वेलोसिटी। The average of this velocity, the average of these velocities is called as drift velocity. Is called as drift velocity. ये इसका पहला डेरिवेशन है, समझिए। ये इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये कंडक्टर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन अभी जो है u1 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई u2 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई u3 वेलोसिटी से जा रहा है, कोई u4 वेलोसिटी से जा रहा है, और इन सब का एवरेज 0 होता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब ये बिफोर की बात है, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, और आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 हो गई, अब इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, v3 हो गई, v4 हो गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दी जाएगी vd is given as v1, v2, v3, vn अपॉन n। अब ये बताइए, पहले स्पीड थी u1, बाद में हो गई v1, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर? q इंटू ई, यानी कि E इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m, एक्सेलरेशन E है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? E बाई m। ये हमने पहले भी करा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो v1 विल बी u1 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब ये सर टी क्या है? टी है ये इलेक्ट्रॉन यहां से u1 स्पीड से चला और यहां आते आते टकराया, टक्कर से जस्ट पहले इसकी स्पीड v2 थी और इसमें टाइम लगा है t। t is the time between two successive collision। सिमिलरली v2 कितना हो जाएगा? मैंने मान लिया इसको t1 टाइम लगता है, v2 हो जाएगा u2 क्यू ई बाई एम t2। ऐसे करते 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 सबकी वेलोसिटी लिख दूंगा मैं।
Q की जगह मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। अब इनका एवरेज लेकर के ऊपर वैल्यू रखता हूं, तो VD हो जाएगा मेरे पास U1 प्लस E/m T1 प्लस U2 E/m T2। ऐसे करते हुए सबका लिख दूंगा UN E/m Tn और डिवाइडेड बाय n कर दूंगा। U1 को अलग कर लीजिए, U2 को अलग कर लीजिए, U3 इनको अलग कर दीजिए। हर एक में QE/m है, इसको कॉमन ले लीजिए। ये है आपके पास इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इसकी वैल्यू तो 0 आती है, हमने पहले भी बात करी थी। अब बचता है ये, इन सबको मैं कह सकता हूं टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कि सर इसका क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा करके यहां गया, इस बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसमें इसने कोई टक्कर नहीं करी, रिलैक्स है। तो VD हो गया मेरे पास E/m टाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो V इंटू इसकी लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ अगर इसकी है तो V इंटू L हो जाएगा। तो VD आपके पास हो जाएगा E/V/L टाउ/m। तो ये सब फॉर्मूले हैं आपके, देखिए इसको, V/L होता है, सॉरी, देख लीजिए इसको एक बार आराम से। हाँ, कोई स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दे फिर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस V1 V2 V3 इनकी जगह V इक्वल्स टू U प्लस A की जगह QE/m T, इसके लिए T1 T2 T3 करके U वाले अलग कर लो, वो वाले अलग कर लो, तो T1 T2 T3 जितना भी आएगा इन सबको टाउ बोल देना, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बताइए कि अगर एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ये VA ये VB है, तो VA माइनस VB इज टू माइनस E डॉट, अगर इनके बीच की डिस्टेंस L है तो L आता है, तो ये हमने DV कर ही रखा है पहले भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थर्मल वेलोसिटी तेज होती है, ये होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और ये होती है 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3 तक। तो थर्मल वेलोसिटी जो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होनी भी है, ड्रिफ्ट है ना, वो जा किसी और रहता, आपने खींचा जबरदस्ती है, तो इतनी आसानी से नहीं खींच पाते आप इलेक्ट्रॉन को, मीटर पर सेकेंड है ना।